नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज 1 जनवरी है। ईश्वर करे कि आने वाला साल आप सब इतिहास प्रेमियों को नई नई सफलताएं दिलाए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। दोस्तों, आज मैंने ये सोचा कि साहित्य और इतिहास के कुछ संबंधों पर बातचीत की जाए, थोड़ी सी आज़ादी के अमृत महोत्सव के बहाने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस समय एक विशेष कालखंड में रह रहे हैं। भारत को आज़ादी मिले हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं, 75 साल। और आज पूरा देश प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे लोगों का योगदान था आज़ादी प्राप्त करने में। केवल स्वतंत्रता सेनानियों का ही योगदान नहीं था, बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी अपने अपने तरीके से आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान किया था। और इनमें हम साहित्यकारों को नहीं भूल सकते। साहित्यकारों ने लोगों में जोश भरने का काम किया था। साहित्यकारों ने आम जनता के सामने जो ब्रिटिश शासन की हकीकत थी उसको प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा काम किया था। ऐसे ही हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में एक नाम है जिसे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो गए थे। लेकिन लगभग 35 साल या 40 साल की अवस्था में ही, लेकिन वो लगभग 70 किताबें लिख करके हमारे लिए छोड़ गए थे। और उन्हीं में से बहुत छोटी सी रचना है अंधेर नगरी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अंधेर नगरी के बहाने आज मैं आप लोगों से कुछ इतिहास और साहित्य के संबंधों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। दोस्तों, बहुत सारा इतिहास हमारा जो है वो साहित्य में ही छुपा हुआ है। आज आप देखें, आज झांसी की रानी के ऊपर अगर सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता न लिखी होती, बूंदे लहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो शायद उनको इतना ज़्यादा हम लोग न जानते। ऐसे ही आप देखिए, श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिख करके राणा प्रताप को अमर कर दिया, और यही नहीं, उनके घोड़े चेतक को भी अमर कर दिया। वृंदावन लाल वर्मा ने 45 उपन्यास लिखे जो उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के ऊपर लिखे। इसी तरह से आप सुनील गंगोपाध्याय का पीता काल उपन्यास है, 2 भागों में, उन्हें आप पढ़िए तो उस काल का पूरा इतिहास बंगाल का, क्योंकि बंगाल ही जो है उस समय राजनीति का केंद्र था, अंग्रेज लोग सबसे पहले बंगाल में ही बसे थे, तो पूरा काल आपके सामने आ जाएगा। और साथ ही साथ और वहाँ के जो साहित्यकार थे, जैसे शरद चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र थे, जिनका आनंद मठ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, कपाल कुंडला और देवी चौधरानी, कई उपन्यास उन्होंने लिखे। और आप आश्चर्य करेंगे कि सबसे पहला उपन्यास उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, जिसे बोलते थे राजमोहन वाइफ। और ये वाइफ बीटिंग की जो समस्या थी या डोमेस्टिक वायलेंस की जो समस्या थी, उसके ऊपर उपन्यास लिखा गया था। तो आगे चल करके आप देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे और काव्य लिखे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में बहुत सारे साहित्यकार, जैसे जयशंकर प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद ने अपने जो नाटक लिखे, जैसे चंद्रगुप्त, उनका नाटक था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और ध्रुव स्वामिनी नाटक जो था वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे यहाँ चल रहा था उसकी झलक उसमें हमें दिखाई देती है। इसी तरह से आप राम की शक्ति पूजा निराला की जब पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको राष्ट्रीय आंदोलन की झलक दिखाई देती है। वो राम, रामायण वाले जो राम थे वो तो थे ही, लेकिन प्रकारांतर से अगर आप देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन
में एक ऐसे ही व्यक्ति की हमें आवश्यकता थी जो कि हमारा नेतृत्व कर सके इस मुक्ति संग्राम में। इसी तरह से आप राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य में हमें उस काल के समाज की झांकी दिखाई पड़ती है। मित्रों, अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में जब प्लासी के युद्ध के बाद से पांव जमाना शुरू किया, तो एक एक करके भारत के राजा लोग जो थे उनके आपसी फूट का फायदा उठा करके उन्होंने उनको आपस में लड़ा करके किसी एक का पक्ष लेकर के बाई हुक और बाई क्रूक, कभी धूर्तता से, अपनी चालाकी से, छल से, बल से, साम दाम दंड भेद हर चीज लगा करके उन्होंने भारत के ऊपर धीरे धीरे अगले 100 सालों में अधिकार कर लिया। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, जो कि केवल सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस पृष्ठभूमि में धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि आगे चल करके भारत में जो शिक्षा व्यवस्था वगैरह थी उसमें भी परिवर्तन आया और साहित्यकारों के ऊपर भी इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में पहले हिंदी साहित्य में गद्य लेखन वगैरह की परंपरा बहुत अधिक नहीं थी, कविताओं में ही लेखन प्राय हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके हम ये देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैसे तो बहुत सारे नाटक लिखे, उन्होंने काव्य भी लिखे और बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन खास बात यह थी कि ये जो अंधेर नगरी एक प्रहसन है। प्रहसन यानी एक तरह का एक सटायर, एक व्यंग्य है, और इस व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन जो समाज था, तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति थी या आम जनजीवन था तत्कालीन, उसका एक चित्र खींचने का प्रयास किया है। तो ये प्रहसन 6 दृश्यों में बटा हुआ है, बहुत छोटा सा प्रहसन है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये महाकाव्यात्मक गरिमा लिए हुए है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि बहुत सारे जो हमारे राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स जो आलोचक हैं, उन आलोचकों ने जो है ये आरोप लगाया है कि ये जो प्रहसन है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रहसन के जो साहित्यिक मानदंड के आधार पर, यानी प्रहसन की जो टेक्निक होती है, अगर जैसे भरत मुनि ने जो टेक्निक बनाया है या काव्य आदर्श वगैरह में, काव्य प्रकाश में, इन सब में, यानी कि जो साहित्य के जो काव्य शास्त्र के कह लीजिए जो ग्रंथ हैं, तो ऐसे ग्रंथों के ऊपर भले ये खरा न उतरे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि मार्मिक है, और ये बड़ा ही मार्मिक व्यंग्य है, हम ये कह सकते हैं। मित्रों, तो भारतीय युग जो था वो कला और साहित्य और संस्कृति के पुनर्जागरण का युग था। उस काल में साहित्य में एक प्रकार का नवजागरण हो रहा था। साहित्य अब राज दरबारों से मुक्त होकर के आम जनजीवन के साथ जुड़ रहा था। उसमें आम जनजीवन की व्यथा कथा का चित्रण किया जा रहा था, और भारतेंदु ने इस काम को बखूबी किया। आप उनकी रचनाएं देखिए तो उन्होंने हर चीज पे, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने भारत की जो भाषा थी, भाषा के ऊपर भी लोग अंग्रेजी की ओर झुकाव हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत ज्यादा बल दिया। में काले की शिक्षा नीति आई और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ। वो लोग ये चाहते थे कि वो ऐसे लोग तैयार करें जो कि तन से तो भारतीय हों लेकिन मन से अंग्रेज हो। यहाँ तक कि मैक्स मूलर ने भी जो है एक बार ये कहा था कि इंडिया जो है उसको राजनीतिक रूप से
तो उसके ऊपर अधिकार किया जा चुका है, लेकिन मानसिक रूप से उसके ऊपर अधिकार करना अभी बाकी है। और मानसिक रूप से अधिकार तभी किया जा सकता है जब एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन हो। उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स ने उसमें परिवर्तन किया और अंग्रेजी शिक्षा लागू की। तो भारतेंदु ने जो है उसका विरोध किया। भारतेंदु ने क्या लिखा था? भारतेंदु ने लिखा था, काफी व्यंग किए थे, अब उनकी व्यंग्योक्तियों को पढ़िए। तो उन्होंने एक जगह लिखा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के बेटा नहीं को शूल। तो इसी से समझा जा सकता है। और हिंदी जो थी वो अपनी शैशवावस्था में थी। हिंदी लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, हिंदी में साहित्य लेखन का इस समय शुरुआत ही हो रही थी, उसका प्रारंभ ही हो रहा था, अपने शैशवावस्था में थी। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे आने वाले लेखकों के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर दिया, जबकि आगे चल करके हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त वगैरह जो थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से अपने लेखन को जोड़ा और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। भारत दुर्दशा जो महाकाव्य है, इसी तरह से उनकी कविताएं इस तरह की हैं कि जो कि भारत के समाज में फिर से आत्मचिंतन के लिए भारत के समाज को प्रेरित कर रही थी। तो इस तरह के तमाम लेखक और कवि पैदा हुए। फिलहाल मैं आपको केवल ये बताना चाहता था कि एक ऐसा माहौल बन चुका था, और ये माहौल बनाने में अंधेर नगरी जो था, ये प्रहसन, इसका बहुत बड़ा हाथ था। मित्रों, अंधेर नगरी जो है 6 अंकों का प्रहसन है। अब भरत मुनि ने प्रहसन के लिए जो व्यवस्था दी है, उसके ऊपर भले ये खरा न उतरे। बहुत सारे जो आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, चूंकि मैं यहाँ ऐतिहासिक विवेचन कर रहा हूँ इसका, तो इसलिए बहुत ज्यादा साहित्यिक गहराई में नहीं जाना चाहता, फिर भी प्रसंगवश कुछ चर्चा कर दूं कि बहुत सारे जैसे वीरेंद्र शुक्ल हैं या गोपीनाथ तिवारी हैं, जिन्होंने अंधेर नगरी के ऊपर अपनी आलोचनाएं लिखी हैं। इन लोगों का ये मानना है कि ये इसमें अस्वाभाविकता है, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि इसमें हास्य की असफल समाप्ति हुई है। लेकिन वहीं पे एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े लेखक, हिंदी साहित्य के आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें हम, तो रामविलास शर्मा जो है वो इसको एक बहुत ही कलात्मक कृति मानते हैं, और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि यह प्रहसन कला का चरमोत्कर्ष है, जो कि भारतेंदु में दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, हास्य जीवन की ऋण आवश्यकता है। हम सबके जीवन में तमाम दुख हैं, तमाम कष्ट हैं, फिर भी इन दुखों और कष्टों में भी हम अक्सर मुस्कुराने का अवसर, हंसने का अवसर ढूंढ लेते हैं। तो ये जो अंधेर नगरी है, ये उसी तरह की कृति है। उस समय पूरी मानवता, भारत की पूरी जो मानवता थी, दुखी हो रही थी। ब्रिटिशर्स की जो शोषणवादी नीति थी, जिसकी चर्चा अभी हमने की, वो किसानों के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई कि किसान बेचारे जो है वो किसान से मजदूर हो गए, महाजनों के चंगुल में फंस गए, और लगान की जो उनकी व्यवस्था थी वो शोषणकारी थी। इसी तरह से आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, और साथ ही साथ बहुत सारे जो देशी शासक थे, हमारे जो देशी नरेश थे, वो अंग्रेजों के पीछे लग्गू हो गए थे, और उनकी हाँ में हाँ मिलाए थे। अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने लिए एक लॉयल क्लास तैयार कर लिया था, एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया था जो कि उनकी हाँ में हाँ हमेशा मिलाते थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी विकट थी। ऊपर से उनकी जो जातीय श्रेष्ठता थी, जिसे आप कहते हैं कि अंग्रेज जो थे, गोरे लोग थे, काले लोगों की परछाई से भी बचते थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी दयनीय थी। और तो इन सब की झलक आपको अंधेर नगरी में दिखाई देती है। अंधेर नगरी जो है, इस प्रहसन का जो मूल आख्यान है, हम कह सकते हैं इसका जो मूल कथानक है, वो ग्रामीण जीवन से ही लिया गया है और ग्रामीण जनता से संबंधित है। आप कह सकते हैं कि इस तरह की लोक कथा वगैरह जो है पहले से प्रचलित थी, और आगे चल करके हम ये देखते हैं कि ये जो लोक कथा थी, उसी को उन्होंने एक नए रूप में, एक नए कलेवर में ढाल करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और नए कलेवर में तो ढाला ही, साथ ही साथ उसको तत्कालीन
जो व्यवस्था थी, तत्कालीन जो अवस्था थी देश की, उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया और हमारे सामने रखा। तो मित्रों, इसके अगर देखें आप इसके जो पात्र हैं, तो इसके पात्र जो है वो महंत है, महंत के दो शिष्य हैं, वो वर्धन दास, नारायण दास, एक राजा है अंधेर नगरी का, जो कि हमेशा नशे में धुत रहता है, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, भोग विलास में डूबा रहने वाला राजा है। तो ये सारे पात्र अगर आप देखें तो ये सारे पात्र प्रतीक हैं, और इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने व्यंग्य किया है। मित्रों, नारायण दास जो है वो भारतीयता का प्रतीक है। जब आप देखें पहला अंक जो है इस नाटक का शुरू होता है, तो महंत जो है वो गीत गाते हुए, राम नाम का गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं मंच पे। तो वो अपने शिष्यों को, नारायण दास और गोवर्धन दास, जो कि दोनों ही प्रतीकात्मक हैं, नारायण दास को वो कहते हैं कि तुम पूरब की तरफ से जाओ, और गोवर्धन दास को कहते हैं कि तुम पश्चिम की तरफ से जाओ। अब कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि गोवर्धन दास नाम जो है ये भी प्रतीकात्मक है, यानी गोबर यानी जिसके दिमाग में कुछ ना हो, जो मूर्ख हो, और धन का दास, जो धन का दास हो, धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति हो। जबकि नारायण दास जो था वो भारतीय सामान्य व्यक्ति का प्रतीक था, जो बहुत ही संतोषी था, गुरु की आज्ञा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। तो एक पूरब से प्रवेश करता है, पश्चिम से प्रवेश करता है। जो नाटक का जो दूसरा अंक है, दूसरे अंक में अगर हम देखेंगे प्रहसन के, तो वहाँ पे हमें अंधेर नगरी से हमारा परिचय होता है। अंधेर नगरी क्या है? अंधेर नगरी में जब वो जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि अंधेर नगरी में हर चीज टके सेर बिक रही है। अंधेर नगरी मतलब जैसे चारों तरफ मतलब एक विचित्र सा वातावरण था, हर चीज एक ही दाम में बिक रही थी, जिसे कहते हैं टका सेर अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। तो जब नारायण दास वहां जाता है तो नारायण दास देखता है वहां विभिन्न, अब यहाँ आपको नए नए पात्र मिलेंगे। इनमें आपको तमाम तरह के पात्र हैं, जो गौण पात्र हैं, जैसे कुजड़िन है, सब्जी बेचने वाली है, मछली बेचने वाली है, कोई सूखे मेवे वगैरह बेचने वाला जो मुगल है, वो भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ अपनी जात तक बेचने वाले लोग हैं, जो कहते हैं टके के वास्ते हम अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते हम ब्राह्मण से बनिया हो जाए, टके के वास्ते हम अर्थ का अनर्थ कर दें, जो भी आप कहिए वो कर दें। मछली बेचने वाली जो है वो भी जो है इस तरह से मछलियाँ एक टके की बिकाए, और लाख टका के वाला जो बन देखत ही फंस जाए, नैन मछलिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछली सी बिरहिया मिले बिना अकुलाए। तो इस तरह के गीत आप देखते हैं। साथ ही साथ आप ये देखें, एक गीत इसमें ये भी है कि टके के वास्ते कुछ भी करते हैं हम, टके के वास्ते जो है हम अपनी जात पात सब चीज बेच देंगे। चूरन बेचने वाला भी वहाँ एक है, और ये चूरन बेचने का जो मेले जैसा दृश्य आप देखते हैं, आज भी आप मेलों में जाइए तो वहाँ चूरन बेचने वाले मिल जाते हैं, और चूरन बेचने वाले जो है वो बड़ा ही मधुर गीत गाते हुए चूरन बेचते हैं, और उनके गीत में कुछ बहुत ही गहरा व्यंग्य होता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि चूरन बेचने में एक बड़ा गहरा व्यंग्य छुपा हुआ है। कहते हैं चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, चूरन साहब लोग जो खाते सारा हिंद हजम कर जाते, चूरन खाते एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। तो यहाँ आप देखिए, तो इस चूरन महिमा में आपको उस समय की सारी परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं। यानी कि जो पुलिस वाले थे वो भ्रष्ट थे, अखबारों के जो संपादक थे उनके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, जो गोरे अफसर वगैरह थे वो हिंदुस्तान को हजम करने में लगे हुए थे। तो इस तरह से कहने का मतलब कि हर एक, चारों तरफ जो भारत की जनता थी, भारत की जनता जो है वो लुटेरों के बीच में फंसी हुई थी।
तो महंत जो है वो जाता है वहाँ पे, सॉरी, महंत का जो शिष्य है गोवर्धन दास, तो गोवर्धन दास जो है बड़ा खुश होता है। वो सबसे पूछता है कि भाई क्या भाव है यहाँ पे। तो पता चला कि अनाज भी वही भाव है, वही भाव मछली भी है, वही भाव मेवा भी है, वही भाव मिठाइयाँ भी हैं, दूध मलाई सब एक ही भाव में बिक रहा है। बड़ा खुश होता है वो। और उसके बाद वो अपने मतलब का सामान ले करके वापस आ जाता है। और जब वापस आ जाता है, उधर नारायण दास जो है वो लौट के आता है। तो नारायण दास जो है दोनों अपने गुरु को बताते हैं, नगर का हाल बताते हैं कि नगर जो है वो किस तरह का है। तो गुरु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, ऐसे नगर में रहने से बचना चाहिए। सेत सेत सब एक सो, जहाँ कपूर कपास, जहाँ जो है हर चीज जो है एक जैसे हो। तो उनका ये कहना था कि भाई इस तरह के नगर में जो है वो वास नहीं कर तो करना चाहिए, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है अ, इसमें आप ये भी देखते हैं कि इस प्रहसन में ढेर सारी कविताएं हमें मिलती हैं। और ये कविताएं जैसे कुछ का अभी मैंने आपके सामने उल्लेख किया, और ये कविताएं ही जो है इस प्रहसन की जान है। अब जैसे ये पंक्तियां आप देखिए कि सांचे मारे मारे डूले, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोले, सांचे कहें तो पनही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे। तो इससे अनुमान लगता है कि जो सच्चाई का कोई मोल नहीं था, अंधेर नगरी। इसको आप यही समझिए कि वो ब्रिटिश राज्य था भारत में उन दिनों का, जो ब्रिटिश राज्य था, ये उसी का चित्रण है कि अंधेर नगरी जो है वो में किस तरह से लूट मची हुई थी, और किस तरह से जो सच्चे व्यक्ति थे वो मारे मारे डोल रहे थे, जो छली थे, जो दुष्ट थे, वो सिर चढ़ चढ़ के बोल रहे थे। और अगर सच्ची बात कहते थे तो लोगों को उनको जूते खाने पड़ते थे, और जो झूठ बात बोलते थे वो बड़ी बड़ी पदवियां पाते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, प्रकारांतर से आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा वर्ग अंग्रेजों ने तैयार कर लिया था जो झूठ बोल बोल करके और अपना भला करने में लगे हुए थे, ऊंची ऊंची पदवियां प्राप्त करने में लगे हुए थे। तो भारतेंदु जी ने उनकी तरफ इशारा किया है मित्रों। तो इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं, जब जब कोई कहता है कि टके के वास्ते हम अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते जो कहो हम बन जाएं, यानी कि झूठ बोल करके किसी को भी फंसा देना, किसी को भी कहीं भी अपने स्वार्थ के लिए मौत के मुंह में भी ढकेल देना, इससे भी कोई परहेज नहीं था लोगों को। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि अगर हम चौथे अंक में जब हम आते हैं, तो चौथे अंक में आने पर हम ये देखते हैं कि यहाँ से कथानक का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। राजा से हमारा परिचय होता है। हम ये देखते हैं कि नशे में धुत राजा प्रवेश करता है। पहले वो डरने की एक्टिंग करता है, और फिर उसके बाद जो है उसकी न्याय व्यवस्था देखिए। ये एक बहुत बड़ी बारीक बात है जो आपके लिए समझने की है। देखिए, न्याय का विलोम क्या होता है? न्याय का विलोम होता है अन्याय। यानी जहां न्याय नहीं होगा वहां अन्याय होगा। तो भारतेंद्र जी ने हमारा ध्यान ब्रिटिश काल के अन्याय की ओर खींचा है कि ब्रिटिश काल जो है कितना अन्यायी शासन था वो, कि अपने स्वार्थ के लिए उसे बस ये दिखाना था कि हम जो भी करते हैं, यानी कि दिखावे का न्याय जिसे कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, किसी की बकरी दब के मर गई होती है तो फिर विभिन्न व्यक्तियों को लाया जाता है, हर व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित करता है। अंत में बात आते 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 कोतवाल तक आती है। कोतवाल का सर जो है वो पतला होता है, फांसी का फंडा बड़ा होता है, तो वो न्याय दे देता है कि किसी एक मोटे व्यक्ति को पकड़ करके फांसी दे दी जाए। तो अब आप देखिए मित्रों, गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो अंधेर नगरी में रहते हुए नारायण दास जो था वो तो अपने गुरु के साथ चला गया था, गोवर्धन दास वहीं रुक गया था। उसको पकड़ लिया जाता है और उसको फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया जाता है।
फिर उसके बाद ये 5वें अंक में होता है, उसके बाद छठा अंक आता है, छठे अंक में फिर से महंत का प्रवेश होता है और महंत जो है वो अपनी चालाकी से, चतुराई से गोवर्धन दास को बचा लेते हैं। वो उसके कान में कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा मुहूर्त है, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। गोवर्धन दास कहता है नहीं मैं चढ़ूंगा, फिर वो कहते हैं नहीं मेरी उम्र हो गई है। तो इस तरह से मतलब एक हास्य का दृश्य सृजित किया गया है, बनाया गया है। और उसमें अंत में जो राजा था वो कहता कि नहीं, फांसी पे चढ़ने का अधिकार मेरा है, और वो फांसी पे चढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है मित्रों, ये यहाँ पे जो है ये इसका जो अंत होता है वो अंत इस तरह से होता है कि वो ये कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, जहाँ नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आप वही नसें जैसे चौपट राज। तो इस तरह से जो है जहाँ नीति, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि निष्कर्ष है इस व्यंग का कि जहाँ नीति नहीं होगी, जहाँ धर्म नहीं होगा, जहाँ बुद्धि नहीं होगी, जहाँ पढ़ा लिखा सुजान समाज, जहाँ पढ़ा लिखा समाज नहीं होगा, बुद्धिमान समाज नहीं होगा, वो ऐसे ही चौपट राजा की तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो अगर आप देखें मित्रों तो इस प्रहसन में जो है वो भारतीय जन ही व्यंग के पात्र बने हैं। भारतीय जन पे ही मुख्य रूप से भारतेंद्र जी ने व्यंग किया है। प्रकारांतर से वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए कोई भी आपके ऊपर तभी अधिकार कर लेता है, कोई भी आपके ऊपर तभी शासन कर पाता है जब आप उसके लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। जब आप उसके लिए स्वयं तैयार हो जाएंगे तभी आपके ऊपर कोई भी विदेशी शक्ति, विदेशी ताकत आके काबिज हो जाती है और अपने मन से आपको चलाती है। उसका उसका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह से अपने राज्य को स्थापित रखे। उसे न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है, लोगों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मित्रों इस प्रहसन के माध्यम से यहाँ मैं एक साहित्यकार की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक इतिहास की दृष्टि से मैंने इसके बारे में आपको बताया। अगर मैं साहित्यकार की दृष्टि से कहूँ तो साहित्यकारों में इस प्रहसन को लेकर के बहुत सारी बातें उनमें आपस में चर्चा होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है कलात्मक व्यंग का अभाव है, इसमें जो है बौद्धिक विनोद प्रियता का अभाव है, इसमें बहुत ज़्यादा अस्वाभाविकता है, इसके मंचन करने में परेशानी होती है, इसमें बाजार के दृश्य वगैरह जो रख दिए गए हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर बाजार के दृश्य ना होते, वही तो इस प्रहसन की जान है, वही तो असली व्यंग्य है जिसमें उन्होंने पूरे ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है भारतेंद्र जी ने। तो मित्रों आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे निश्चित रूप से बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए, जिन्होंने गोलियां खाई, बहुत सारे लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, उन्होंने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन बहुत सारे जो साहित्यकार हैं उन्हें हम उपेक्षित नहीं कर सकते। उन्होंने उस समय, अगर ये लेखक ना होते, अगर ये साहित्यकार ना होते, तो जो कुछ भी समाज में हो रहा था उनको लिपिबद्ध कौन करता, कौन उनको लिखता, कैसे वो चीजें आज हमारे सामने आ पाती, कैसे वो बातें आज हमारे सामने आ पाती। इसलिए इनका भी उतना ही महत्व है जितना कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। मित्रों आज अगर महात्मा गांधी के बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं तो वो उनके लेखन के कारण। आज जो हमारे पास लगभग 100 खंडों में गांधी वाङ्मय है, तो उसी से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो उस काल के स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो उस काल के लेखक वगैरह थे उन्होंने उनको जिंदा रखा है, उन्होंने उनको जिंदा रखा है। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में, तब हमें जाकर के जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए जो राइटर्स होते हैं, जो जो कलम के सिपाही होते हैं जिन्हें हम कह लें, तो कलम के सिपाही बंदूक के सिपाही से कमजोर नहीं होते हैं।
बंदूक का सिपाही जितना काम करता है उससे ज्यादा काम कलम के सिपाही करते हैं। बंदूक के सिपाहियों की कीर्ति, उनकी यश, उनकी गाथाओं को सुरक्षित रखने का, उनको सहेजने का काम कलम के सिपाही ही करते हैं। ऐसे ही थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि उस समय हमारे यहाँ हिंदी साहित्य, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शैशवा अवस्था में था, उन्होंने एक ऐसा मंच प्रदान किया, एक ऐसा आधार प्रदान किया कि आगे आने वाले जो साहित्यकार थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रत्येक घटना को प्रतिबिंबित किया। ऐसी ऐसी कविताएं लिखी उन्होंने, ऐसे ऐसे काव्य लिखे, ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे, ऐसे ऐसे व्यंग्य लिखे, ऐसे ऐसे लेख लिखे, जिनसे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको बहुत बल मिला। उन्होंने जनजीवन में, जनता का आम जीवन में, आम जनता के भीतर आत्मविश्वास बढ़ाया। आज अगर साहित्यकारों ने आज न लिखा होता है कि वीर तुम बढ़े चलो, तो कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रसाद जी थे, प्रसाद जी ने अपनी कविता के माध्यम से जब वो कहते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, साथ जो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस तरह से मित्रों, आप देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं कि जहाँ साहित्यकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और ये वीडियो केवल इसीलिए बनाई थी कि अगर इतिहास को सही ढंग से समझना है, जिस काल का इतिहास आप समझना चाहते हैं, तो उस काल के साहित्य को भी पढ़िए, उस काल के साहित्य को भी देखिए। ये तो केवल हिंदी साहित्य है, हमारा देश तो बहुभाषी है और बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पे। केवल हिंदी साहित्य में नहीं, आपको बांग्ला में, पंजाबी में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, मराठी में, और न जाने कितनी भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में आपको ऐसा अमूल्य साहित्य मिलेगा जिससे हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन को समझने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और वो आपका जो साल हो वो बहुत ही फलदायी हो, शुभ फलदायी हो। जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी वगैरह हैं वो अपनी प्रतियोगिताओं में सफलता पाए। जो एकेडमिक काल अपना पूरा कर रहे हैं, BA में पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी भी सफल हों अच्छे नंबरों से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।